अल्ताफ हुसैन के बाद आफाक अहमद का 86 का बयान, क्या कोई इत्तेहाद हो रहा है, राब्ता हुआ है या नहीं हुआ है? तहलका अंगेज खबर। आफाक अहमद की रिहाई का मामला कैसे हुआ? अब एमक्यूएम में सब इख्तलाफात खत्म, वजारत मिल गई है। एक बकवास किस्म का इंटरव्यू किसने किया? गिरफ्तारियां लेकिन रिहाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर रुख किसने तेज किया है? पीटीआई और मौलाना के मामलात। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करूं, मैं आज आपको जो बड़ी अहम खबरें देने वाला हूं वो जरा याद रखिएगा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस तरीके से ये बात कही कि अब रिहाई का मुतालबा किया आफाक अहमद का, और उसके बाद आफाक अहमद रिहा होते हैं, और रिहा होने के बाद वो ये कहते हैं कि जब इन सब के बयानात मैंने देखे तो मुझे 1986 की याद आ गई। एक हो जाओ। तो क्या ये पैगाम आ चुका है कि एक हो जाओ? क्या ये पैगामात ट्रांसफर हुए हैं बराह रास्त बिलवास्ता, या सिर्फ ये मीडिया की जीनत है? आपको मैं तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं, और इस तहलका अंगेज खबर के लिए आप इस प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। और दूसरी एक अहम बात मुझे जो करनी थी कि आफाक अहमद की रिहाई कैसे हुई, क्यों हुई, किस तरह से हुई, और उसके पसे पर्दा मुहरिकात कौन कौन से किस किस तरीके से आए, ये सब आपके सामने आज के प्रोग्राम में होगा। लेकिन एक बकवास इंटरव्यू के बारे में भी आपको जरूर बताना है। और फिर मुस्तफा कमाल को मिल गई है विजारत, और इस विजारत के मिलने के बाद क्या वाकई में कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां हो जाएगी या नहीं होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें क्यों शामिल नहीं हुई है, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इतना रुख क्यों किया जा रहा है? खान साहब को नाकामी का एक बार फिर मुंह क्यों देखना पड़ा है? मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या बात कही? और एक और बड़ी खबर भी आपको देने वाला हूं मैं। तो इन सब बड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारे प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, और हर बार की तरह आपसे छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले इस बारे में एक बहुत ही अहम बात यह कि मैं इस बारे में माजरत हुआ हूं कि गुज़िश्ता 6 दिन से मैं गायब था, और गायब होने की वजूहात बहुत सारी हो सकती है, लेकिन बहरहाल वो वजह नहीं थी जो आप शायद सोच रहे हो। लेकिन मैं गायब था तो मैं इसलिए माजरत हुआ हूं कि मुझे बहुत टेलीफोन कॉल्स आई, आप लोगों के मैसेज बहुत सारे आए हैं कि अल्लाह खैर करे, बस आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा, इसके लिए माजरत हुआ। लेकिन मैं एक बड़ी खबर से आगाज करता हूं। सबसे बड़ी खबर यह कि असद कैसर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी यानी कि सलमान राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खोसा साहब, लतीफ खोसा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी मरकजी कयादत उठकर कराची तशरीफ लाई। खबर दे रहा हूं बहुत बड़ी। पूरी पीटीआई की तंजीम कराची तशरीफ लाती है इतवार के रोज। तारीख जहन में रखिएगा, 23 फरवरी। 23 फरवरी को वो यहां पर मौजूद होते हैं। कराची शहर में 3 हलाकतें डंपर की हो चुकी होती है, और उन डंपर की हलाकत के बावजूद भी असद कैसर, सलमान राजा, यहां पर एक बहुत बड़ा इशू यह बना हुआ होता है कि आफाक अहमद गिरफ्तार है। पूरा कराची इस वक्त एहतजाज कर रहा होता है। सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल चीज होती है अल्ताफ हुसैन की रिहाई, अल्ताफ हुसैन का बयान आ चुका होता है। लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई की पूरी क़यादत यहां आकर क्या बात करती है? पहले मैं आपको यह बताऊं कि पीटीआई की पूरी क़यादत पिछले 1.5 साल के दौरान कराची मरकजी क़यादत आई ही नहीं है, और ख़ास तौर पर इलेक्शन के दिनों में भी तशरीफ़ नहीं लाई है। ये 9 मई के वाक़यात के बाद से कराची आए ही नहीं है, और कराची की सियासत पर उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी है। अरे इसको छोड़िए, खुद खान साहब ने कराची की सियासत पर कभी तवज्जो नहीं दी। वो कराची अपने दौरे हुकूमत के दौरान कभी नहीं आए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से खान साहब कामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सीट छोड़ दी, और फिर कराची के लिए कई वादे किए गए, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो सके। मैं सब बातें आपसे क्यों कह रहा हूं, जरा सा सुनिएगा, समझिएगा। मैं खबर देने वाला हूं, इसलिए आप सबसे ये बात अर्ज कर रहा हूं।
होता ही है कि सब लोग यहां पर मौजूद होते हैं लेकिन कराची के मसाइल पर बात नहीं करते हैं। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब इमरान खान की रिहाई के मुतालिक न जाने कितने बयानात दे चुके हैं, और बल्कि बहुत सारे लोग तो अब बहुत सारे लोग ये भी कहने लग गए कि अल्ताफ हुसैन साहब आखिर इमरान खान साहब की इतनी हिमायत क्यों करते हैं। बहुत ज्यादा बयान आता है लेकिन आज तक खान साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आया, आज तक तहरीक इंसाफ ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अब जरा मैं जो बात करने वाला हूं जरा बहुत गौर सुनिएगा। पूरी कायदत क्या मौजूद है, ना उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के मुतालिक बात कही, ना उन्होंने आफाक अहमद साहब की रिहाई के मुतालिक बात कही, सही है, ना ही उन्होंने ये बात कही कि जनाबे वाला कराची के मसाइल डंपर के लिए हम साथ खड़े होंगे। आखिर डंपर के लिए वो क्यों साथ खड़े होंगे? डंपर के लिए तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है कि जिसने कभी कराची के इश्यूज पर बात ही नहीं की है। 3 करोड़ की आबादी जो कराची को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, यहाँ के लोग के जो अपना खून पसीना देकर और खुसूसी तौर पर टैक्स देकर इस मुल्क को चलाते हैं, वहां पर जब तहरीक इंसाफ की क़यादत आती है तो इस हवाले से गुफ्तगू ही करने से गुरेज करती है, चाहे यहां की क़यादत के मामलात हो चाहे यहां के इश्यूज हो। हाँ, उन्होंने जो बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ सिंध में हम साथ रहेंगे साथ रहेंगे साथ रहेंगे साथ रहेंगे। अगर 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 पश्तूनख्वा मिली पार्टी के खटक जो रहनुमा है वो यहां आते हैं, आने के बाद वो मुलाकात यहां की क़यादत से नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? लेकिन वो कादर मक्सी साहब से मुलाकात करने के लिए जरूर जाते हैं। मैं जिस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं उस बात को समझिए। कराची के मसाइल से इस वक्त तहरीक इंसाफ सिर्फ वोट के लिए याद रखती है, काम के लिए और यहाँ के लोगों यहाँ के लिए कभी भी नहीं करती। अब मामला क्या है? मामला यह है कि अगर उन्होंने अल्ताफ हुसैन की हिमायत कर दी तो जाहिर, या अल्ताफ हुसैन पर बयान दे दिया तो उनको इस बात का डर है कि जनाब वो वोटर उधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आफाक अहमद पर बात कर दी तो वोटर उधर शिफ्ट हो जाएगा, जमात इस्लामी पर बात कर दी तो वोटर उधर शिफ्ट हो जाएगा, एमक्यूएम पर बात कर दी तो वोटर उधर शिफ्ट हो जाएगा। उन्होंने गुफ्तगू ही नहीं की। अब आप समझ रहे हो, उनको पता नहीं होगा वहां से आए हैं, ऐसा नहीं है। जब कभी मरकजी लीडरान आते हैं तो यहाँ पहले ब्रीफ लेते हैं और उस ब्रीफ के अंदर तमाम लोग मौजूद थे। हलीम आदिल शेख मौजूद थे, इमरान खान की सीट पर जीतने वाले वो फिक्सिट वाले आलमगीर वो भी मौजूद था, सब कुछ मौजूद थे। सब लोगों की निगाह इस बात पर थी कि क्या ये क़यादत यहाँ आई है तो कराची के मसाइल पर गुफ्तगू करेगी, तो सबके लिए है ना और ना। यानी कि कराची के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए पीटीआई किसी तौर पर भी तैयार नहीं है, और अगर हुकूमत में आ जाएगी तो भी मसाइल नहीं हल होंगे। ये मैं आपको सिर्फ इनकी इस वक्त की कार्रवाई बता रहा हूं, इसका समझिएगा। अब आइए दूसरी खबर की तरफ। जनाब, बड़े ही मसाइल चल रहे थे एमक्यूएम के अंदर। एमक्यूएम में बहुत बड़े मसाइल थे, इतने बड़े मसाइल हैं कि मत पूछिए। चेयरमैन कौन, कन्वीनियर कौन, चेयरमैन कौन, कन्वीनियर कौन, और उसके नीचे ओहदे हैं ही नहीं। मैं नहीं कहता, इतनी बार ही रिपीट किया है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हर जगह पर कहा है कि जनाब ओहदे नहीं, तो ओहदे तो मिले नहीं, लेकिन वजारत मिल गई। वजारत कौन सी मिली? साइंस और टेक्नोलॉजी की। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस बार आपको याद होगा फवाद चौधरी भी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर बने थे। उन्होंने कहा था ये मौलवियों को हटाओ, चांद में देखूंगा। तो इस बार चांद को और मुस्तफ़ा कमाल देखेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी, या फिर क्या नाम है इसका, रोयत हलाल कमेटी देखेगी। अब कौन दिखेगा चांद? चांद दिखाओ से बढ़कर आगे की बात करना चाहता हूं जो हकीकत पसंदाना बात पर गई है, संजीदा नोयत की बात यह कि जनाबे वाला जिस बारे में कहा जा रहा था वो वजारत, दर हकीकत जिस तरह एमक्यूएम इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम है, एक एमक्यूएम एक पीएसपी का फैक्चर, बिल्कुल उसी तरीके से वफाकी हुकूमत भी ये बात जानती थी। खबर दे रहा हूं, ये जानती है। उन्होंने कहा फिर एक काम करो कि खालिद मकबूल जिसके कन्वीनियर हैं एमक्यूएम के, और वो 2 हिस्सों में तकसीम है कि एक हिस्सा है मुस्तफ़ा कमाल के पास, दूसरा हिस्सा है खालिद मकबूल के पास। कन्वीनियर यही ओहदे, फैसले 2 अलग अलग चल रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास जो वजारत है तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी की, उसको भी 2 कर दीजिए। जब पार्टी के अंदर 2 अलग अलग लोग तो वहां पर भी 2 अलग अलग लोग।
बात की बात पूरी हो जाएगी और जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी को मिल गई तालीम की वजारत और वहां से टूट कर मिल गई वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी जो चांद देखेगी मुस्तफ़ा कमाल साहब को। खबर ये नहीं है। दूसरी तरफ खबर क्या है वो मैं बताता हूं आपको। गिला कुछ लोगों का यह है कि मुस्तफ़ा कमाल को खुसूसी तौर पर वजारत इसलिए दी गई है, जो कुछ पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मुझे बताया, उनका गिला, उनका शिकवा या उनके जहन में कंस्पायरेसी थ्योरी है कि इसलिए कि मुस्तफ़ा कमाल को यहां से हटा दिया जाए, वो इस्लामाबाद में मसरूफ रहे, छोड़े इस बात को। अच्छा, वो दूसरे वाले क्या कहते हैं? ये उन्होंने कहा है, मुझे, मैं दोनों का बता रहा हूं, कहा है जिन्होंने, सही है, कोई चैलेंज कीजिएगा तो ये सबूत के साथ मैं आपको पेश करूंगा कि किसने और कब और कहा है। अब जब इन्होंने ये बात कही है तो दूसरी तरफ वालों ने कहा कि भाई इनको तो सिर्फ चाहिए ही वजारत थी, इनको पार्टी का ओहदा थोड़ी चाहिए था। अब तीसरी तरफ अवाम, हमने पूछा अवाम से, बोला भाई क्या ये तो मामलात कराची के तो कह रहे थे कि हम 1 साल के अंदर तमाम मसाइल हल कर लेंगे, तो वजारतों पर बस सब खुश, दोनों को वजारत मिल गई, खत्म मामला, खसकम जा पार, वजारत तो मिल गई है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी चांद देखेगी, मरीख पर जाएगी या फिर उससे भी आगे का सफर करेगी, ये तो अल्लाह जानता है। आगे चलते हैं। खबर मैंने आपको तीनों का नुक्ता नजर दे दिया है, सही, और उसके बाद का आगे का बताते हैं। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। एमक्यूएम लंदन के कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई हैं। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था इंट्रो के अंदर भी कि गिरफ्तारियां हुई हैं लेकिन रिहाई हुई। अब आप समझे कि प्लूरल जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूं, गिरफ्तारियां, और सिंगुलर यानी कि वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, रिहाई। एमक्यूएम के एक्टिविटीज के बाद, यानी एमक्यूएम लंदन की एक्टिविटीज हुई थी, वो पैसे वैसे जमा कर रहे थे। मैं गायब था पिछले 5-6 दिनों से, तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन वो एक्टिविटी कर रहे थे कुछ। और जब वो एक्टिविटी कर रहे थे तो वो एक्टिविटी के दौरान हुआ क्या मामला कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे। उसके बाद उनके एक रहनुमा है अनवर तरीन, उनको गिरफ्तार किया गया। बकाई साहब हैं इनके मरकज़ी रहनुमा हैं, उनके बेटे को हिरासत में लिया गया या गायब हुआ या लापता हुआ या कुछ भी वर्ड्स आप इसके लिए इस्तेमाल कर लीजिए। 2-4 लोग और भी हुए। अच्छा, उसमें से बकाई साहब के जो बेटे हैं वो आ गए, लेकिन अनवर तरीन नहीं आए, इसलिए मैंने प्लूरल का वर्ड इस्तेमाल किया था गिरफ्तारियाँ, और सिंगुलर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिहाई हुई। अब आइए अगली खबर की तरफ और फिर अगले खबरों की तरफ। अब क्या बाकी सबकी भी रिहाई हो जाएगी या होगा मामला क्या, ये लेट्स सी कि अगले 2 दिनों के अंदर इस हवाले से भी फैसला हो ही जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब आफाक अहमद की रिहाई हुई। हमने आपको आखिरी जो रिपोर्ट दी थी वो 22 फरवरी को दी थी और उसके बाद से मैं प्रोग्राम नहीं कर पा रहा था। अच्छा, मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ गायब का, मैं बेसिकली खुद गायब था, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी और उस दिन 22 तारीख के बाद से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए आपने मुझे किसी जगह पर भी, और ना मैं सड़क पर कवरेज कर सका, ना मैं आपके साथ यहाँ पर लाइव यहाँ के रिकॉर्डिंग शोज़ में बैठ सका। अच्छा, अब आइए अगली बात की तरफ। आफाक अहमद की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनको रिहा करना, तीसरा केस था उनका सेशन कोर्ट का, वहां पर आपने सुना। अब मंडे को क्या हुआ, पीर के दिन 24 तारीख को हुआ ये कि उनके कागजात जमा हुए, जज ने उन्हें अगले दिन का वक्त दे दिया। अब जज साहब ने अगले दिन का जब वक्त दिया तो अगले दिन जज साहब ने सुना तो उन्होंने कहा कि भाई कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनकी जमानत पर रिहाई की जाती है और 1 लाख के मचल के जमा करवाने पर रिहाई दी जाती है। और अदालत को ये हुक्म, और अदालत ने ये हुक्म दिया जेल को कि जनाब इनको रिहा कर दिया जाए। अब आए यहाँ पे सस्पेंस था, मैं बीमार, लेकिन खबर नजर सब पर रखी हुई थी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसके बाद एक अफवाह चली शिद्दत के साथ कि आफाक अहमद को पीआईबी के केस में नामजद किया जा रहा है, उनकी रिहाई नहीं हो रही। दूसरी तरफ आफाक अहमद के कारकुनान ने तमाम इंतजामात करना शुरू कर दिए थे कि जनाब उनको लेकर आया जाए। अफवाह फैल रही थी कि अब उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये इतलात 4 बजे तक इसी तरीके से चलती रही और 4 बजे तक जेल हुक्काम को अदालत का हुक्म नहीं मिला था। अब ये जो हुक्मनामा मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा इसको देखिए, इसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये रिहा हो जाएंगे, लेकिन मामला ये था कि ये
जो अदालत वहां के उनके वकला हैं, उनके वकला ने अदालत से तो हासिल कर लिया था, लेकिन एक सरकारी तरीकेकार ये होता है कि अदालत से ये चीज जाती है जेल, जिसके बाद रिहा किया जाता है। अब वो जाही ना, फैसला हो चुका है सुबह 10:30 बजे, 4 बजे तक वो नहीं आया, तो ये अफवाहें तेजी के साथ ज्यादा गर्दिश करने लगी कि क्या आफाक अहमद को एनपीओ के तहत तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, या आफाक अहमद के लिए कोई नया मंसूबा तो नहीं हो रहा। अब राब्ते तमाम मुनक़ता, कोई बात हो नहीं पा रही थी। 4:15 बजे के बाद ये आया और उसके बाद उनको जेल से रिहा किया गया। अच्छा, जब जेल से उनको रिहा किया गया, क्योंकि कारकुनान पहले से मौजूद थे। अच्छा, उसकी वजह ये थी पहले से मौजूदगी, क्योंकि ये बात थी कि 4 बजे उनको रिहा किया जाएगा, और फिर वो रिहाई तकरीबन 5:30 बजे के करीब हुई। 5:30 बजे के मतलब ये हो गया कि क्योंकि टाइम इस वजह से दिया हुआ था, इसलिए उनके तमाम लोग पहुंचे हुए थे। बाहर एक तशवीश की लहर थी कि जनाब अगर नहीं होगा तो फिर क्या मामला होंगे, एक अमन-ओ-मान की सूरत हाल में गड़बड़ थी। अच्छा, जब वो रिहा हुए तो उसी वक्त उनका फैसला हुआ कि वो जाएंगे वहाँ ताज़ियत करने के लिए। वो ताज़ियत करने के लिए गए, उसके बाद मेरे ख्याल से शायद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर गए फातिहा ख्वानी के लिए। ये हो गया वो दिन, और उनका स्टेटमेंट आ चुका था। अब उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, मैंने एक आफाक अहमद साहब का इंटरव्यू भी किया था। अब उसकी इस वजह से वो वैल्यू नहीं है, मैं उस दिन लगा नहीं सका, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसमें कुछ मुझे लगाना था, लेकिन वो मैं लगा नहीं सका, तो अब ज़ाहिर है उसकी वो हैसियत नहीं, कि अब उन्होंने अलग बयान दे दिए। अच्छा, अब मामला ये हुआ कि फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जनाब डंपर के खिलाफ हम जद्दोजहद को जारी रखेंगे। जो तमाम बातें उन्होंने कही वो एक अपनी जगह पर, लेकिन उनका एक क्लिप फौरन वायरल हुआ कि अल्ताफ हुसैन साहब के बयान, मुस्तफ़ा कमाल साहब का बयान, फारूक सत्तार साहब के बयान के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे 1986 की एमक्यूएम हो गई है, और एमक्यूएम को मुत्तहद और एक होना चाहिए। यहां से अफवाहों ने जन्म लेना शुरू किया। अफवाहें दर हकीकत उसी वक्त जन्म लेना शुरू हो गई थी कि जब अल्ताफ हुसैन साहब का बयान आया था। उससे पहले मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब का बयान आया था, लेकिन वो मुबहम था, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने बयान फ़ौरन दे दिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि आफाक अहमद साहब ने ये आफाक अहमद साहब के बयान को भी मुबहम बयान समझेंगे। देखिए, सियासतदान बहुत चीज़ों को समझते हैं, और ये ख़ास तौर पे जो एमक्यूएम के सियासतदान हैं उसमें से चंद लोगों को छोड़कर, ये चाहे आफाक अहमद साहब हो, मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, या ख़ुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों, या फारूक सत्तार साहब हों, या अल्ताफ़ हुसैन साहब हों, ये तमाम लोग स्वीपिंग स्टेटमेंट बहुत कम देते हैं। हाँ, अल्ताफ़ हुसैन साहब अक्सर जोश खिताबत में बहुत खतरनाक स्पीच कर जाते हैं, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब है कि यस और नो, ब्लैक एंड वाइट, नो ग्रे। समझ ना, ब्लैक और वाइट, ये जब तक कोई रास्ता तय ना हो जाए तब तक वो ग्रे स्टेट पर रहते हैं, कि नहीं भाई बिल्कुल ही सफ़ेद या बिल्कुल ही काला। यानी कि स्वीपिंग स्टेट होता है ना कि नहीं सफ़ेद है नहीं काला, एक होता है कि जनाब एक दरमियान का रास्ता ग्रे। ये ग्रे रास्ता लिया गया। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि जनाब क्या कोई बाहर इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो चुके हैं, और बहुत मामला तय हो चुके हैं, और आइंदा दिनों के अंदर क्या एमक्यूएम पूरी मुत्तहद हो रही है। उसमें क्योंकि लफ्ज़ एक का बयान हुआ था, तो उसमें क्या एमक्यूएम लंदन, आफाक अहमद साहब और एमक्यूएम पाकिस्तान, ये सब एक हो रहे हैं। मैं आपको कुछ दो बातों को अलग अलग लेकर चलते हैं। क्या अल्ताफ हुसैन साहब और आफाक अहमद साहब का कोई बराह रास्त राब्ता हुआ है? बराह रास्त राब्ता यानी 1 to 1। मैंने जासूसी घोड़े दौड़ाए, जादूगरनियों को कहा जाओ, मैं बीमार हूं तो क्या हुआ, तुम तो जानदार हो, जाओ। वो गई, खबर लेकर आई। दोनों जगह का ये स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि वाज़ेह तौर पर दोनों के दरमियान कोई बराह रास्त 1 to 1 राब्ता नहीं हुआ है। ताहाल सही है, अभी तक कोई राब्ता नहीं। तो क्या बिलवास्ता कोई पैगामात इधर से गए, उधर से गए, उधर से बात, इधर से बात, इधर से बात, उधर से बात? नहीं, बिलवास्ता पैगामात भी कोई बराह, इस बहुत ज़्यादा बिलवास्ता पैगामात इस तरीके के भी नहीं है कि जनाब दोनों तरफ से इस तरह का गया हो। तो फिर ये सब क्या है? ये सब ये है कि जो दर हकीकत माहौल 2016 के बाद बना है, उसमें आफाक अहमद साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया एमक्यूएम लंदन के हवाले से, उनकी मुखालफत के हवाले से, बल्कि उनकी फेवर में बात की है। फिर आफाक अहमद साहब का ये जो इशू उठा डंपर का, उसमें ये कहा जा रहा था कि जो इस वक्त की हुकूमत है, ज़ाहिर है उनका बड़ा उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। और अल्ताफ हुसैन साहब अल्ताफ हुसैन साहब का एक मिजाज है, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया इस हवाले से। तो दोनों तरफ से दर हकीकत बयानात आए हैं। ये बयानात मीडिया की सतह पर है,
बिलवास्ता कोई ऐसा राब्ता नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि कोई आगे चलकर मूवमेंट छोड़िए। फौरी 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 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। महीने बाद हो जाए अलहदा बात है, कल हो जाए अलहदा बात है। आज की खबर दे रहा हूं, कल हो गया तो अलग बात है। जो भी चैलेंज हो सकता है वो आज तक हो सकता है, कल की बात पे चैलेंज मत कीजिएगा। आज नहीं हुआ है। अलबत्ता दोनों के जो चाहने वाले हैं उनके दरमियान अब वो जो एक रिफ्ट थी, रिफ्ट बहुत ज्यादा थी, वो रिफ्ट अलबत्ता कम हुई है। दूसरी तरफ क्या इस तरह का राब्ता एमक्यूएम पाकिस्तान के किसी रहनुमाओं के साथ हुआ है? हरगिज नहीं हुआ है। सही है, आइंदा दिनों के अंदर हो तो एक अलहदा बात है, लेकिन ताहाल अभी तक नहीं हुआ है। एक नुक्ता। अगली खबर की तरफ आते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। जनाबे वाला, एक मैंने कहा एक बकवास इंटरव्यू, मैंने नहीं कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा है। एक इंटरव्यू आजकल पिछले 10, 12, 15 दिनों से एमक्यूएम पाकिस्तान के लीडरान ने आपस के अंदर एक कंपटीशन शुरू हो चुका है और उन्होंने वीलॉगर्स और पॉडकास्टर्स की सपोर्ट लेना शुरू कर दी है। आप समझ रहे ना, हम तो किसी के कहने पे काम नहीं करते ना यार। अब वो उन्होंने सपोर्ट लेना शुरू कर दिए कि जनाब फलां पॉडकास्टर मेरा है तो मैं उसके पास जाके शो करूं। फारूक सत्तार साहब ने एक शो किया इकरारुल हसन के साथ। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जिस बंदे के साथ शो किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ शो किया। नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से शो किया किसने? मुस्तफा कमाल रफ्तार वालों के साथ। प्लान शो था। इंटरव्यू में जो सवालात पूछे गए अमूमी सवालात थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। 1 घंटा 10 मिनट का जो इंटरव्यू अपलोड हुआ है उसमें सिवाय अल्ताफ हुसैन के कुछ भी नहीं है। बात सारी यह है कि आप अल्ताफ हुसैन के बगैर उस इंटरव्यू को फरोख्त करें। पूरे इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस है कि अल्ताफ हुसैन। अच्छा, जो सवालात पूछे जा सकते थे, अच्छा क्योंकि जब ये इंटरव्यू हुआ इसके पहले इसकी वीडियो बाहर आ गई थी और वीडियो में वो जो रफ्तार का मालिक है वो भी साथ वहीं बैठा हुआ था, वो सब लोगों से सब साथ वहीं बैठे हुए थे। तो खैर वो सबको मालूम था कि ये इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन कोई एक्सक्लूसिव चीज जिसे आप कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज उसके अंदर आ रही हो, जो खबर का अंसर आ रहा हो, वो जीरो था। देखिए, एक इंटरव्यू का कमाल ये होता है कि आप कितनी खबर उसके अंदर निकाल सकते हैं और कितनी चीजें आप उसके अंदर से मवाद निकाल सकते हैं। जो सवालात थे वो अमूमी थे और वो सवालात सबको पता थे कि यही सवालात हैं। कोई ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट, कोई ऐसी मालूमात, कोई ऐसी चीज उसके अंदर मौजूद नहीं थी। मुस्तफा कमाल साहब ने वही बातें कही अल्ताफ हुसैन साहब के मुतालिक से लेकर एमक्यूएम के मुतालिक, जो वो बार बार दोहराते हैं और इतनी बार दोहरा चुके हैं कि अब वो लोगों को पता है क्या बोलेंगे। मतलब लोगों को मालूम है ना कि वो क्या बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है। अब अगर उनसे पूछा गया कि गवर्नर के खिलाफ मुजाहिरा होता है, आपके मुजाहिरा होता है, उसका बताएं, तो वो नहीं बताते। अब इस वक्त अंदर के अख्तलाफात चल रहे हैं, नहीं वो सवालात उठाए जा रहे हैं, पहले अल्ताफ हुसैन के ज़माने में ऐसा नहीं था। अच्छा, जो असल सवालात थे ना, जवाब देने वाले ने जवाब दिए, सिर्फ उन्होंने अपने आप को फॉर सेल किया। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने कहा अच्छा वो जो इस वक्त के सवालात हैं उनके जवाब ताहाल नहीं मिल सके। तो जो वहाँ कमेंट्स में दिख रहा था बहुत सारे लोगों के, वो उन्होंने कहा कि यार क्या इंटरव्यू है। दर हकीकत वो इंटरव्यू से ज़्यादा फिलर लग रहा था कि हाँ भाई ये फिल करने के लिए बस डाला गया है, उसमें कोई सवाल, कोई जवाब, कोई उसमें नहीं था। इसके मुकाबले में मैं अमूमन कम तारीफ करता हूँ, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी अपने ही लोगों को इंटरव्यू दिया है, मगर उसमें खबर का एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे खबर के एलिमेंट है। इसी तरीके से रज़ा हारून ने जो दिया है उसमें भी खबर के एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं। खबर का एलिमेंट इसमें कोई नहीं था। बाकी यहाँ अल्ताफ हुसैन के खिलाफ अगर कोई बात सुननी है तो उसमें सिर्फ उसके अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था कि जो उसके अंदर मौजूद हो। मैं अपना एक तज्जिया पेश कर रहा हूँ, आप हो सकता है गलत हो, लेकिन वो जो उसमें नीचे कमेंट्स लिखे हैं वो सब उसी के मुताबिक था। मेरा ख्याल है बहुत लंबा हो गया और मैंने ऐसा लगता है कि मैंने बहुत दिनों की डिमांड पूरी कर दी है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, बाकी खबरों के साथ बाद में आपके साथ मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।